अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमें आज जिन इशूज़ पे बात करनी है उसमें सर फहरिस्त तो इशू ये है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ एक भरपूर तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुहिम का बाकायदा आगाज हो चुका है और एंटी टेररिज्म विंग जो है FIA का वो उन्होंने लिस्ट भी बना ली है, लोगों को सॉर्ट आउट कर लिया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और लोगों को उठाया जा रहा है। जिसपे अगर सबसे ज्यादा कोई चीख रहा है या सबसे ज्यादा कोई बोल रहा है तो वो PTI है। उनको लगा है कि तोपो का रुख उनकी तरफ हो गया है। इमरान खान साहब ने कोयटा के जलसे में भी इस पर अपनी बात कही और इसके साथ साथ एक सेल भी कायम कर दिया गया है जिसमें उनको जो लीगल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। मामला क्या है और ऐसा क्या हो गया और क्या ऐसा पहली दफा हो गया? कहा हमें जो बताया जा रहा है वो ये कि फौज के खिलाफ मुहिम चलाने पर ऐसा कुछ किया जा रहा है, लेकिन बात ये भी करनी है कि इनिशिएट ये मामला किसने किया था। उसके बाद हमें बात करनी है कराची के हवाले से। कराची में 3.5 साल से एक ऑपरेशन जारी है। क्या उस ऑपरेशन के नतीजे में मुकम्मल तौर पर अमन बहाल हो गया है या मामला अभी भी उतने अच्छे या उतने सीधे नहीं है? क्योंकि जो CPLC की एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके आदाद शुमार तो हमें कोई और कहानी ही सुनाते हैं। तीसरी बात हमें करनी है ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मैं ये तीनों बातें जो तीनों सब्जेक्ट हैं इन पर मैं आऊं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ख्वाजा साद रफीक, वजीर रेलवे, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, उनका आज एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने जो जोश खिताबत में वो बहुत कुछ कह जाते हैं, वो कह के क्या गए और क्या उन्होंने कहा पहले जरा ये सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर मैं बोलूंगी तो ज्यादा बेहतर लगेगा। जब टेलीविजन पे बाज टीवी एंकर्स जो एंकर नहीं बल्कि क्या है, मदारी सर्कस करते हैं टीवी पे बैठ के, 50-50 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, 50 लाख रुपए महीना मुल्क में मवेशी खिलाने के लिए उन्हें मिलता है। किधर से आता है? और बाद ऐसे चैनल है जो जाली डिग्रियों का धंधा करते हैं, जिसके मालिक बाद ऐसे चैनल है जिनके मालिक सोने की स्मगलिंग करते रहे हैं। कोई घी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई जाली डिग्री बेच रहा है, टीवी चैनल का मालिक बन गया, लोगों को खिलाफ का दर्ज दे रहा है। नाज़रीन, ख्वाजा साहब एक बड़ी पुरानी मिसाल हमने सुनी थी कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, और यही बात एक शायद मिसाल बड़ी पुरानी है लेकिन आज याद दिला दी है ख्वाजा साद रफीक साहब ने। हकीकतन इस हवाले से मैं कम बोलूंगी, जरा मुझे बात करनी है। सीनियर एंकर पर्सन है, इमरान खान एक्सप्रेस न्यूज से उनकी वाबस्तगी है, हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जरा उनसे जानती हूँ कि वो किस सर्कस के मदारी हैं जिनको ख्वाजा साद रफीक सर्कस के मदारी कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान खान। जी वालेकुम सलाम। इमरान खान, आपने ये जरा इनकी गुफ्तगू सुनी है ख्वाजा साद रफीक की, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, इनको किसने क्या कह दिया, इनके साथ क्या गुजर गई जो इस किस्म के अल्फाज और एंकर्स को वो कह रहे हैं कि जी सर्कस के मदारी हैं, इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं और बैठ के करतब दिखाते हैं। देखें, PMLN को पनामा केस के हवाले से मीडिया ने वाकई बहुत डैमेज किया है और ये इतना डैमेज हुए हैं कि इतना दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में नहीं हुई। बैड गवर्नेंस के मामला अलग होते हैं, फौज के साथ लड़ाई के अलग होते हैं, डॉन लीक्स इतना डैमेजिंग नहीं था। पनामा जो है ये बेसिकली करप्शन के हवाले से इस केस को लोग देखते हैं। इस केस में मीडिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से डैमेज किया है PMLN को, और कुछ चैनल्स ने, ये जो सच है वो ये है कि कुछ चैनल्स ने मियां साहब के लिए, मियां साहब की तरफ से इस लड़ाई को लड़ा है और कुछ चैनल्स ने मियां साहब के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है। सही है। तो लोगों ने जो एक लाइन होती है उसको अबूर जरूर किया है, लेकिन इतना हालात पाकिस्तान में खराब नहीं है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे समझदार पॉलिटिशियन को ये कहना पड़ जाए कि ये मदारी हैं और ये सर्कस लगाते हैं। ये बुरा मनाने वाली बात है और मीडिया के लोग इस पे बुरा मनाएंगे भी। लेकिन अगर आप सिचुएशन को समझें जो PMLN जिसका सामना कर रही है वो बड़ी डिफिकल्ट है। PMLN को अभी ये टेम्परामेंट इनका मजीद लूज होता जाएगा आने वाले दिनों में। अच्छा। जैसे जैसे पनामा का डिसीजन करीब आएगा, JIT अपना काम मुकम्मल करती चली जाएगी, इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और इस तरह के और जुमले भी आपको सुनने पड़ेंगे। मीडिया पे तनकीद करेंगे, ये अपोजिशन पे करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे करेंगे। आपने दानियाल अजीज साहब की जुबान सुनी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं बोलता मीडिया, वो आपका दामाद है। मीडिया वालों को उन्होंने इस तरीके से बात की। हाँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। उनकी सिचुएशन को आप समझिए और मतलब PMLN के उनपे अंदर गुस्सा नहीं कीजिए, उनसे हमदर्दी कीजिए। इनका एक और प्रॉब्लम है PMLN का, ये इनके अंदर बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। हाँ। और ख्वाजा साद रफीक एक बड़े समझदार और वीरक सियासतदान है। वो बोलते हुए इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि बाज सियासतदान, बाज एंकर
वो जानबूझकर बात कह रहे थे और किसी का नाम भी नहीं ले रहे थे। सही है। अब एक चीज देखें बड़ी क्लियर है, अगर यहाँ पे घी बेचने वाले ने, यहाँ पे अगर सोना बेचने वाले ने या डिग्रियां बेचने वाले ने चैनल बनाए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे काम करने वाले लोग इस मुल्क का मुस्तकबिल संभाले हुए हैं। नहीं, और फिर दूसरी बात इमरान, लाइसेंस लेके बनाए ना। लोहा बेचने वाले जो हैं वो मुल्क के वजीर आजम भी बन जाते हैं, मुर्गियां बेचने वाले जो हैं वो वजीर आला भी बन जाते हैं, यहाँ पे सोसाइटियां बेचने वाले जो हैं वो वजीर भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये तो फिर अगर आप पाकिस्तान में लॉ ले आए ना, या तो आप कानून ले आए। अगर आप हुकूमत में हैं तो ये सर्विसेज अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मीडिया हैं या आप हुकूमत हैं या आप फौज हैं या आप बदली हैं, तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। आप कानून लाइसेंस जारी ना करें ना, लाइसेंस जारी ना करें, सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दें। वो देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है। आप देखिए ये सिर्फ सियासी बयान है, ये फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने वापस जाना होता है अपने कारकुनों के बीच में। ख्वाजा साद रफीक साहब मीडिया पे खुद इसको मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि मीडिया का यूजेज कितना जरूरी है एक पॉलिटिकल पार्टी को सरवाइव करने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन अब सूरत ये है कि जब ये अपने कारकुनों में वापस जाते हैं ना, तो ये लाहौर शहर में उनका हल्का है, जहाँ पे लोग टेलीविजन बहुत देखते हैं और टेलीविजन से मुतासर होते हैं, और वो ऐसे टेलीविजन भी देखते हैं, ऐसे एंकर्स को भी सुनते हैं जो गवर्नमेंट की टका के बैशिंग करते हैं, और ऐसे भी हैं जो जरा कम करते हैं या गवर्नमेंट का साथ देते हैं। अब उस मामले को टैकल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ख्वाजा साद रफीक साहब को अपने हल्के के अवाम को कुछ ना कुछ तो कहना है ना। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकल रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उनकी मजबूरी भी समझनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि इनसे हमदर्दी करनी चाहिए, इन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे जो आपकी बातों से भी समझ आया है और हकीकतन यही है। थैंक यू वेरी मच इमरान खान। मैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी को दाद दूंगी कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में मीडिया से तनकीद भी बर्दाश्त की, हौसले से बर्दाश्त की, उसका जवाब भी दिया, लेकिन जो PMLN वालों की गर्दनों में सरिये हैं वो कम से कम सरिये पीपल्स पार्टी की गर्दनों में नहीं आए। बहरहाल इस इशू को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर क्रैक डाउन PMLN की हुकूमत शुरू कर चुकी है। कुछ लोग इसको आज़ादी अजहार के मुखालिफ करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर मजीद बातें भी कर रहे हैं, कुछ इसको विक्टिमाइजेशन भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी हमारे साथ होंगे और इसके साथ साथ जान अचकजई साहब PMLN से हमारे साथ होंगे। ये जो कहते हैं कि सोशल मीडिया मुल्क की फौज को बदनाम कर रहा है, नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो। तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, तुमने FIA के जरिए सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में लिया, तंग किया। मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं नवाज शरीफ कि तहरीक इंसाफ को मजबूर ना करें। हम सड़कों पर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम किसी सूरत तुम्हें लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। खान साहब आवाज उठा रहे थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए। और लाइटेड नोट, ऐसा लगता है कि PTI को सिर्फ सड़कों पर निकलने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जान चकजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन दोनों शख्सियात से सवाल करूं, जो साइबर क्राइम बिल के तहत जो इन लोगों को उठाया जा रहा है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, और जो बिल में 2 शिक़े हैं जिनका मेरा ख्याल है कि इनका ही इतलाक ज़्यादा हो सकता है, वो क्या है? एक ये है जो पूरे साइबर क्राइम बिल से हमें मिला है, हुकूमत या अवाम में खौफ व हिरास या अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश और समाज में खौफ फैलाने की कोशिश या इससे मुतालिक धमकी भी साइबर दहशतगर्दी के जिम्मे में आती है। और दूसरा क्लॉज ये है कि किसी मालूमाती निज़ाम के जरिए किसी शख्स के खिलाफ इरादतन और सरेआम झूठी और शोहरत के लिए नुकसानदेह मालूमात का इजहार या नुमाइश या मुंतकिली पर 3 साल कैद या 10 लाख जुर्माने की सजा, ये दोनों हो सकती है। इसका इतलाक पैमरा के तहत लाइसेंस याफ्ता चैनल में नहीं होगा। ये तो बात ही चैनल की। फवाद चौधरी साहब, अगर मुस्लिम लीग नून एक क्रैकडाउन कर रही है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर और जवाब ये दे रही है कि फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड नहीं है? नहीं करना चाहिए ना? देखिए, पहली बात तो नादिया थोड़ी आवाज ऊंची करिएगा, मुझे आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर PMLN की हुकूमत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर एक क्रैकडाउन कर रही है और जवाब ये दे रही है कि फौज के खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे, तो जस्टिफाइड नहीं है? इदारों के खिलाफ बात करनी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि हेट
की जो स्पीच है, हेट स्पीच जो है वो वेल डिफाइंड टर्म है, और उसके ऊपर अगर किसी ने हेट स्पीच की है जिससे तफरकाबाजी बढ़ती है, जिससे एक मुल्क में फसाद का खतरा है, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो एक कानूनी बात है और उसके लिए कानून में गाइडलाइन दी गई है। लेकिन जिन लड़कों को अभी उठाया गया है और जिन लोगों को अब उठा के जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है, और इवन उसमें नून लीग के भी अब लोग शामिल हो गए हैं, एक आध हुए हैं जिनको दिखाने के लिए किया है, ज्यादातर लोगों को बुला के थ्रेट किया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इंसल्ट कर रहे हैं जो आप नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस में हैं, बशमूल मेरे जो हम सियासतदान हैं, हमें इतना थिन स्किन नहीं होना चाहिए कि हम तनकीद के ऊपर इतना रिएक्ट करें कि लोगों को नहीं, सियासतदानों पे तनकीद पे नहीं उठा रहे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जानिद चकजई साहब ऐसे ही है, क्योंकि सियासतदानों पे तनकीद पे उठा रहे हैं या फौज पे तनकीद पे उठाया जा रहा है? अच्छा, मुझे जो ईमेल्स आई हैं उनमें काशिफ अली एक आदमी है, उसको उठा लिया गया है कि उसने फनी पिक्चर शेयर की है नवाज शरीफ साहब की, वो FIR उनके ऊपर हुई है। जहां तक चाहे देखे सियासतदान हो, चाहे फौज हो, चाहे जनरल कमर बाजवा साहब हो या कोई भी और हो, जो भी पब्लिक ऑफिस में है उसको अपनी जो तनकीद है वो बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। किसी भी सूरत में कोई भी शख्स, चाहे फौजी हो, सियासतदान हो, मीडिया पर्सनैलिटी हो, उसको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला साजी में है। फैसला साजी के ऊपर उस पर क्रिटिसिज्म होगा और वो उसको ले जाइए। पाकिस्तान जो है, हम कोई चाइना, ईरान या कोई और अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है। ठीक है, फवाद एक सेकंड जरा जानिद चकजई से जवाब भी ले लो। जानिद चकजई साहब, देखिए, तनकीद बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें। 3 बॉटम लाइंस हैं। पहली बात ये कि ब्लास्फेमस मवाद के हवाले से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया से आ गया। जानिद चकजई साहब, मैं आपको 3 मयारात बता रहा हूँ कि हुकूमत कार्रवाई करे। दूसरा मयार ये है कि एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से अगर कोई इस तरह मवाद है, इस पे हुकूमत क्रैक डाउन करें। तीसरा ये नेशनल सिक्योरिटी और हमारे इदारे बिलखसूस जो बोल नहीं सकते टॉक शो में, जिसमें फौज भी शामिल है, आर्दिया भी शामिल है, उन्हें मलाइन करने के लिए मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक कैंपेन का भी खात्मा करें। बोल सकते हैं भाई, पूरा DGI-SPR बैठा हुआ है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और कैसे बोल तो साहब आपका लिए। दूसरी बात यह, पॉलिटिकल वर्कर के लिए तो बहुत ही नामुनासिब बात है कि आप इस गैगिंग लॉज को जो है वो आगे प्रमोट करें, चाहे आप नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, PTI में हो, किसी पॉलिटिकल कारकुन के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है कि आके वो इस तरह के सेंसरशिप्स को और किसी इदारे के ऊपर या किसी के ऊपर इंकरेजमेंट करे कि जी उसको उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी भी तरह से एक इदारा जो अपने बिहाफ बोल नहीं सकता है टॉक शो में, उसको हम क्रिटिसाइज करें, उसको मलाइन करने की कोशिश करें। क्या ये एक्सेप्टेबल है कि इस तरह के ट्वीट्स आए कि आप एक आर्मी चीफ के, सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ जो है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन और फिर फौज के मोराल पे आप बात करें? लिहाजा या तो फिर हम ओपन करें कि वो एक सियासी इदारा है या हम उनको जो है एक पॉलिटिकल इदारा बनाएं। देखिए, ये चीजें इस वक्त जब फौज जंग लड़ रही है, जब वो कुर्बानियां दे रही हैं, हमें डिसरिप्यूट करना। अच्छा, एक सेकंड जानिद चकजई साहब, एक सेकंड, बिल्कुल ये बड़े इजलास भी होते हैं ना, सिक्योरिटी के उसके भी इजलास होते हैं, बड़ी चीजें होते हैं। क्या कभी फौज की तरफ से इस किस्म की किसी रिजर्वेशंस का, किसी शिकायत का इजहार किया गया? आइन का हिस्सा है ये, किया गया कि नहीं? चौधरी साहब आईनी एक्सपर्ट हैं कि आप इस इदारों के बारे में। मेरा सवाल नहीं जवाब दे रहे आप, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या फौज की तरफ से ये कोई कंप्लेन की गई है कि हमारे खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, एक बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जा रही है, आप जरा कुछ कार्रवाई तो करें? फौज हमारा सबऑर्डिनेट इदारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, उनको मलाइन करने से बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी। अब तो खतरनाक क्या है? खतरनाक ये कि अब इंडिया ने एक मुनज़्ज़म तरीके से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, हत्ता के बलूचिस्तान के नाम पे ट्वीट आते हैं, बलोचों के एक फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, हमारे फ्रॉड लाइन से खेलने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं मालूम का आपका बेटा या बेटी 8 घंटे जो सोशल मीडिया पे गुजारता है, वो क्या मवाद है, वो किस चीज तक उनका एक्सेस है। तो हर हवाले से अभी सोशल मीडिया पे पाबंदी, मैं अभी मेरी नगारी की बात मैं आपको सामने रख रहा हूँ, तो हर हवाले से सोशल मीडिया एक थ्रेट जो है हमारी जनरेशन को हो रहा है। अच्छा सही साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट तकरीर की है आपने, बड़ा मुझे अफसोस हुआ आपकी बातें सुन के। पहली बात तो ये है कि जो मीडिया की आजादी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ ना समझे। हर एक को पता है कि कहाँ से क्या बात सही हो रही है, क्या बात गलत हो रही है।
یہ آپ کے ڈائریکٹر جو ہیں FIA کے یہ لڑکوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں فوج نے کہا ہوا ہے. آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور ایک ایسی پارٹی اور ایک ایسا وزیر داخلہ فوج کو بدنام کر رہا ہے جس نے ڈان لیکس کرائی, جس نے پاکستان کی فوج کے بدنامی کرنے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کو شدت پسندوں کا ساتھی ثابت کرنے کے لیے ڈان لیکس کرنے والی پارٹی آج فوج کی حرمت کے اوپر تقریریں نہ کرے تو بہتر ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. آپ سوشل میڈیا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ میڈیا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوگا نہیں. ہمیں پتا ہے پاکستان میں اس طرح کی جو لوگ ترقی کر جاتا ہے وہ واپس ہوتا نہیں ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے فوج کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کا نتیجے میں یہ پاکستان میں یہ ریورسل نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں, ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا رائٹ آف انفارمیشن استعمال کرتے ہیں. میں فواد اس سے پہلے کہ یہاں پہ چکزئی صاحب آپ ہی جواب دیجیے گا, آپ ہی جواب دیجیے گا. لیٹ می ایڈ, میری ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بات ہوئی, وہ اپنا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپٹ کر رہے تھے کہ ہاں PTI نے بھی ریاکشن دیا ہے, PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی ریاکشن دیا ہے, لیکن جو ملائن کرنے کی بات ہو رہی ہے کسی بھی ادارے کو, اس کو جو انیشیٹ کیا تھا ڈان لیکس کے آنے کے بعد PMLN کے باقاعدہ طور پہ میڈیا سیل نے کیا تھا. اور ایک میڈیا سیل ایک طرف جو سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈان لیکس خود کیا تھی, وہ فوج کو ملائن کرنے کی بات نہیں تھی, انڈین نیریٹو کو انڈوز کرنے کی بات نہیں تھی. چکزئی صاحب پہلی بات یہ کہ اکراس دا بورڈ اگر PMLN کا کوئی بھی کارکن کوئی اسکرین شاٹس اویلیبل ہے ہمیں شیئر کریں, اور اس میں جو ہے فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی بھی سوشل میڈیا کی پالیسی یہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کی چودھری صاحب مجھے سنیے پلیز, کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اپنی فوج کو بدنام کریں. یا ڈان لیک کے ساتھ اس کا ملانا بھی افسوسناک ہے. ڈان لیک پہ آپ ہی نے کہا تھا, حیرت کی بات ہے کہ مکمکا ہوا ہے, آپ ہی نے کہا تھا کہ فوج نے جو ہے سرنڈر کیا ہے, آپ کی لیڈر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نیشنل سیکورٹی کو ڈیفائن کریں گے. تو اس پہ ہمیں تو لیکچر کم از کم نہ دیں. رہی یہ بات کہ کوئی ٹو رانگز ڈونٹ میک اٹ ون رائٹ. اگر کسی نے بھی نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم نے یا ایک شخص نے بھی کیا ہے وہ بریچ آف لا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ہوگی. یہ کراس دا بورڈ, ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ایک ٹویٹ نے شکایت کی ہے, تو اس کا مطلب یہ کراس دا بورڈ ہو رہا ہے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ ٹارگیٹ کریں. اور آخر میں ایک جملہ, انہوں نے ڈان لیک کے بعد سسٹمیٹیکلی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کو نشانہ بنایا اس بات پہ کہ انہوں نے کیوں جو ہے اس ڈان لیک کا ایشو لیکن جب ڈان لیک آیا تو PMLN کے میڈیا نے نشانہ بنایا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں اور ویسے اگر کیا ہے جو میں ایکسپٹ نہیں کر رہا. فواد چودھری صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوگا اور ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے, اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ہم نے تو عمران خان نے تو کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر مکمل احتجاج بھی کریں گے. ابھی تو خیر ہم خود کو انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ ادھر ہائی کورٹ میں, اور ان سے کہیں گے کہ آپ اس کا نوٹس لیں جو اس طرح اس وقت ہو رہا ہے جس طریقے سے لڑکوں کو. اور یہ کوئی انڈیا کے لڑکے نہیں ہیں, یہ سارے پاکستان کے لڑکے ہیں, محب وطن لڑکے ہیں. ان کا ایک نیریٹو ہے, اس کے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی حمایت بھی کی جا سکتی ہے. بہت ساری باتوں پہ وہ صحیح ہے, بہت ساری باتوں میں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو اوپینینز ہیں اگر آپ ان کو روک دیں گے, ان کا گلا گھونٹ دیں گے, تو پھر آپ کے لیے بھی کل کوئی اٹھنے والا نہیں ہوگا. ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہ کریں کہ کل آپ کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی کہ اختلاف کی, اور جو اختلاف کرتا ہے وہ غدار نہیں ہو جاتا. ہر اختلاف کو غداری پہ محمول نہ کریں, ہر اختلاف کو یہ نہ ہندوستان سپانسرڈ نہ سمجھیں, اور ہر اختلاف کو برداشت کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ. جانت چکزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. لیکن صرف اتنا کہ خدا کے لیے اس کو ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ابھی کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. ڈیموکریسی میں ہر قسم کا پروٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے, ہر قسم کی فریڈم آف اسپیچ بھی ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہوتا ہے. اگر آپ ان باتوں پہ کہ جی ایک عام سٹیزن نے, ایک عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کوئی مہم کا حصہ نہیں بنا, کوئی آرگنائز مہم نہیں تھی, اگر اس نے اپنی کوئی کتھارسس کر دیا, اپنے کوئی دل کی بات, اپنے کوئی ذہن کی بات, اپنا کوئی اوپینین سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا, تو خدا رہا یہ مارشل لا کی طرف, یہ ڈکٹیٹر کو ہم کس منہ سے برا بھلا بولتے ہیں کہ پھر جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو اینٹی ٹیررزم جو ایک ونگ ہے FIA کا, اس کے تحت ہم ان لڑکوں کو اٹھا رہے ہیں, مطلب ٹین ایجرز کو اٹھا رہے ہیں, تو پھر آگے ہم ان کو کیا بنا رہے ہیں, قوم کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. جانت چکزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. 3.5 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا. میں کیا کروں گی اگر آج مجھے یہ بھی خبریں ملتی ہیں کہ لیاری میں آج پھر جو لیاری گینگ وار ہے وہ مقابلہ
मुकाबला कर रहा है और फला मुकाबले पे मारा गया। मैं क्या करूं कि अगर बात ये भी होती है कि मंगो पीर जैसे और जो ये सुराबगढ़ जैसे जो इलाके हैं जो वहां पर आज भी वो डोगो एरियाज है, वहां पर आज भी लोग नहीं जा सकते। और मैं क्या करूं अगर CPLC जैसा इदारा ये बताता है कि वहां पर क्राइम रेट कितना है और उसमें किसी किस्म की उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो फिर 3.5 साल जारी ऑपरेशन पे सवाल तो उठेंगे। मकसद यही है कि बताएं कि कराची में क्या हो रहा है और सवाल उठाएं और हकीकत से आंखें ना चुराएं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कराची शहर कितना आज महफूज है, बावजूद इसके कि 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है एक ऑन गोइंग ऑपरेशन को, जिसको कराची ऑपरेशन के नाम से याद किया जाता है। इस प्रोग्राम में ये सेगमेंट की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह यह थी कि CPLC जो कि इदारा है कराची सिंध में, वो उसने एक अपने स्टेटिस्टिक जारी किए, कुछ फिगर्स जारी किए, जिसमें ये बताया गया कि कराची में क्राइम जिसको देख कर ये अंदाजा होता है और अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं कि कराची में क्राइम रेट्स पर काबू, जो स्ट्रीट क्राइम्स है उन पर काबू नहीं पाया जा सका है। उसकी वजूहात क्या है? फहीम सिद्दीकी जो कि जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ भी हैं और क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं, उनका अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उनसे मैं बात करूंगी। उनको जरा मैं वेलकम भी कर दूं। अस्सलाम वालेकुम फहीम, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अच्छा फहीम, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो CPLC के डेटा जिसकी हम बार बार रेफरेंस भी कर रहे हैं, जिसको देखकर हमने सोचा कि इस पे बात की जाए कि कराची के हालात क्या भी हैं और क्या हैं, और जो अगर स्ट्रीट क्राइम से काबू नहीं पाया जा सका है तो उसकी वजूहात क्या है। कराची में जराइम की शरह CPLC की 4 महीनों की कारकर्दगी, 4 महीने यानी 2017 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक के ये आदाद-ओ-शुमार है, जिसमें बताया गया है कि 4 माह के दौरान 4400 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि 5637 मोबाइल फोन चोरी हो गए। इसी 4 माह के अरसे के दौरान 410 गाड़ियां चोरी हो गईं, जबकि 72 गाड़ियां छीन ली गईं। इन्हीं 4 माह के दौरान 647 मोटरसाइकिल छीन लिए गए, जबकि 7148 मोटरसाइकिल चोरी हुए। और इन्हीं 4 माह के दौरान 121 अफराद को मौत की अबदी नींद सुला दिया गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उस शहर के जराइम के आदाद शुमार हैं जिसमें पिछले 3.5 साल से रेंजर्स और पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन कर रही है। फहीम, मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन में तो खातिर ख्वाह में शायद कामयाबियां नजर भी आ रही है, कराची के हालात बतदरीज बेहतर भी हो रहे हैं, अमन एटलीस्ट नजर आ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि जब ये इस किस्म की रिपोर्ट जारी होती है और डेटा जारी होता है तो फिर उसमें स्ट्रीट क्राइम्स पे लगता है कि किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है? नादिया, देखिए ये जो स्ट्रीट क्राइम है ना, ये कराची ऑपरेशन की पहले मैं बात कर लूं कि कराची ऑपरेशन के हवाले से मैं एक बहुत बड़ा नकाज समझा जाता हूं कि मैं कराची ऑपरेशन पर हमेशा तनकीद करता हूं, लेकिन ये बात मैं फिर भी मानता हूं कि कराची ऑपरेशन के बाद जो हीनियस क्राइम है उनमें यकीनन कमी आई है। हम आज कह सकते हैं कि कराची में जो है वो टारगेट किलिंग में कमी आई है, कराची में भत्ताखोरी में कमी आई है, कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी आई है, लेकिन कराची में अगर कोई जुर्म इस ऑपरेशन के साथ ही बढ़ा है तो वो स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम, फिर मैं वो जुमला अदा करूंगा कि जैसे ही कराची ऑपरेशन का आगाज हुआ है उसके बाद से हमने स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं देखी। लेकिन क्यों जब स्नैप चेकिंग हो रही है, हर गली के कोनों पे रेंजर्स की मोबाइल्स भी हैं, पुलिस की मोबाइल्स भी हैं, AD ख्वाजा जैसे IG वहां पर है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ क्यों गया? देखिए बात यह है कि हर जगह पर तरक्की और तनज़्ज़ुली होती है ना, इसी तरह जो जुर्म की दुनिया है इसमें भी तरक्की और तनज़्ज़ुली होती है। जब आपने इस शहर में उस टारगेट किलर को पकड़ लिया जो कल तक जो टारगेट किलिंग करके पैसा कमाता था, या जो भत्ताखोरी करके पैसा कमाता था, जो किडनैपिंग और रैंसम करके पैसा कमाता था, आपने जब उसके ऊपर ज़र्ब लगाई है, आपने उसको पकड़ा है, तो अब उसके लिए जरूरी हो गया है कि वो इस क्राइम की तरफ तो नहीं जा रहा, जो उसके दीगर गुर्गे जो बच गए हैं वो अब उस क्राइम की तरफ नहीं जा रहे, वो इस तरह के छोटे क्राइम की तरफ आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ ही पेट लगा हुआ है। हम ये देखते हैं कि वो भी इसी तरह के क्राइम कर रहे हैं। वो शख्स जो कल तक जो है गाड़ियां चोरी छीना करता था, उसके बाद तरक्की करके जो है वो भत्ताखोरी करने लगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम करने लगा, टारगेट किलिंग करने लगा। जब ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है तो वो दोबारा स्ट्रीट क्राइम की तरफ आया। स्ट्रीट क्राइम को ये भी सुन लीजिए कि स्ट्रीट क्राइम सबसे ज्यादा आसान
क्राइम है। 60 सेकंड में ये क्राइम मुकम्मल होता है। आप किसी की भी कनपट्टी पर पिस्टल रखते हैं या उसे दिखाते हैं, उससे उसके मोबाइल फोन और जो भी उसके पास कीमती अशिया है वो छीन के फरार हो जाते हैं। अब जरा सोचिए कि क्राइम सिर्फ 60 सेकंड में पूरा हो रहा है। अगर मैं एक क्रिमिनल के हवाले से सिर्फ सोचूं कि वो दिन में सिर्फ 10 वारदातें कर रहा होगा, तो ये डेटा कहाँ होना चाहिए? आपके पास जो डेटा है मैं उसे भी अभी असल नहीं मानता, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों जाते ही नहीं है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, FIR दर्ज नहीं कराते। मुझे एक और बात, ठीक है, बिल्कुल मान लिया कि वो कहाँ होगा। फ़हीम, एक और चीज, चले मैंने आपकी बात मान ली, जो आप एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या उसकी लॉजिक बयान कर रहे हैं कि क्या वजह है कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, चले मैं आपकी इस बात को भी मान लेती हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ ये भी बताएं कि क्या कराची के नो गो एरियाज का खात्मा हो गया है? देखिए, नो गो एरियाज का खात्मा अगर हो जाता तो फिर कराची में अमन भी हो जाता। खास तौर पे ये जो हम स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं या जो दीगर क्राइम्स हैं हम जिनकी बात कर रहे हैं इस वक्त, ये भी नहीं रहते। लेकिन कराची में नो गो एरियाज का आज भी खात्मा नहीं हुआ। ये सिर्फ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आज भी लियारी गैंग वॉर जैसे लोगों की खबरें कैसे आ जाती हैं कि वो मुकाबले में मारे गए और उनके आपस के झगड़े हो गए। लियारी क्लियर नहीं हुआ, बंगोपीर क्लियर नहीं हुआ, कुआरी कॉलोनी क्लियर नहीं हुआ, तिहाड़ टाउन क्लियर नहीं हुआ, जो आसिफ स्क्वायर है लासिफ वो क्लियर नहीं हुआ, सुरापुर क्लियर नहीं हुआ। क्यों? हैदराबाद के बहुत से एरियाज आज तक क्लियर नहीं हुए, बल्दिया टाउन के बहुत से एरियाज हैं जो आज तक क्लियर नहीं हुए। और ये फहीम क्यों क्लियर नहीं हुए? फहीम क्यों क्लियर नहीं हुए? नीयत की कमी है। ये सिर्फ और सिर्फ आदादोशुमार कराची ऑपरेशन के बड़े क्राइम से मुतालिक जारी करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कराची में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कराची का किसी शायद ही कोई खुशनसीब शहरी हो जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हो। शायद ही कोई खुशनसीब हो। मैं नहीं मानती वो खुशनसीब वो होगा जो शायद एक दफा शिकार हुआ हो, वो खुशनसीब होगा कराची शहर। जी हाँ, खुशनसीब उससे शुमार किया जाता है कराची में जो सिर्फ एक दफा किसी क्राइम का शिकार हुआ हो। देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम हो या जो इस नौयत के दीगर क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुके हैं। इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। देखिए, चोरी या छीना गया मोबाइल फोन जब तक कहीं बिकेगा नहीं तो उसकी हैसियत तो एक पेपर वेट जैसी रह जाएगी ना। लेकिन हमारे यहाँ जो मोबाइल फोन मार्केट से वो इसके बैकअप के तौर पर है स्ट्रीट क्राइम के। और ये जो क्रिमिनल है वो जो नो गो एरियाज में जब तक छुपेगा नहीं तो उसकी सेफ्टी भी नहीं होगी। बिल्कुल, जब पुलिस को ये कहा जाए कि जनाब फला जगह पे फला शख्स मौजूद है तो उस तरफ जाते ही नहीं है, कहते हैं ठीक है हम देखते हैं। जो कराची में जो पुलिस ने जो ये ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया गया, उसका मकसद ये था कि इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाए, लेकिन ऑपरेशन वाले किसी दबाव में आकर अगर FIR दर्ज करने में मजबूर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ टाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच फहीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया। इसमें मुझे कुछ मजीद बात भी करनी थी लेकिन टाइम की कमी है जिसकी बिना पे मैं नहीं कर पा रही। पब्लिक पल्स सेगमेंट जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है उसमें हमने एक पोल डाला था, एक सर्वे किया था ट्विटर पे, और हमने सवाल ये छोड़ा था कि क्या पिछले 3.5 साल से जारी ऑपरेशन के नतीजे में आज कराची एक महफूज शहर है। तकरीबन 1200 के करीब लोगों ने इस पर वोट किया है। 27% का जवाब हाँ में आया है, यानी वो समझते हैं कि कराची एक महफूज शहर है। 36% लोग समझते हैं कि कराची महफूज शहर आज भी नहीं है, और 37% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले से निस्बतन बेहतर है। लेकिन बहरहाल जो 36% आज भी इसको समझते हैं कि आज भी महफूज नहीं है, वो कहीं गलत नहीं है, काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जो डेटा हमें मिला है, जो हमने स्टेटिस्टिक्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है, उससे साबित यही होता है कि इतना महफूज नहीं है जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से एक स्पेसिफिक कराची ऑपरेशन वहां पर हो रहा है। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर इस वक्त जो उनका पहला सरकारी दौरा जिसका इंतखाब उन्होंने सऊदी अरब का किया, वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उनके कई दिफाई मुआहदे भी वहां पर होने हैं। कल इत्तलात है कि हमारे वजीर आजम भी जाएंगे और वहां पर जो एक कॉन्फ्रेंस है अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उससे डोनाल्ड ट्रंप का खिताब होगा। वहां पे मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को बुलाया गया है, वो खिताब सुनेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद मुलाकात ना हो पाए। लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुस्लिम ममालिक पे क्या होगा, और जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद था जिसमें ईरान इससे बाहर है, थोड़ा सा इस हवाले से भी जो फिरका वाराना कशीदगी के हवाले से लोग बात करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ हैं। फ्यू सेकंड सर, फ्यू सेकंड।
जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब में और वहां पर कुछ दिफाई मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिससे वो खिताब करेंगे। क्या वजह थी? उन्होंने पहले एक इस्लामी मुल्क का इंतखाब किया अपने पहले सरकारी दौरे के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तलत हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, जरा जवाब दीजिएगा और समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या वजह बेसिकली क्या थी कि एक इस्लामी मुमलिकत का इंतखाब किया पहला सरकारी दौरे के लिए ट्रंप ने। देखिए, इसमें सिर्फ ये एक इस्लामी मुल्क नहीं है, ये एक इस्लामिक समिट होल्ड कर रहे हैं जिसका अमेरिका गैर रस्मी तौर पर एक स्पॉन्सर भी है। तो वो अलायंस के तमाम नुमाइंदगान जो वहाँ पर मौजूद है, लिहाजा सऊदी अरब की अहमियत जो है वो कम से कम 36 गुना ज्यादा है अमेरिका के लिए। तो ये मामला है। दूसरा है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका की इस स्ट्रेटजी के अंदर कि ईरान को किस तरीके से इंसर्कल किया जाए उसका एक कलीदी हिस्सा है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अरसे से खराब है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सामने इन ताल्लुकात की खराबी का फायदा उठाकर ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसी में सऊदी अरब को इंटीग्रेट करना चाहते थे। इस वजह से सऊदी अरब का उन्होंने इंतखाब किया। अच्छा, तो तरह से मुझे बताएं कि जिस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की आप भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये हैं भी है, वहाँ पर ये तमाम होंगे ईरान को लेकर। ईरान इस वक्त अलहदा है। आपको नहीं लगता कि जो सेक्टेरियन जो हम बात करते हैं कि जी उसको हवा मिलेगी या उसमें इजाफा होगा, उसको उस पे कुछ असरअंदाज होंगी ये तमाम चीजें, क्योंकि ईरान अलहदा है। और जब हम जनरल राहिल शरीफ की तैनाती के हवाले से बात करते थे, उनकी सरबराही की, तो उससे भी यही बात करते थे कि जी फिरका वारियत को हवा ना मिले या इस पर कशीदगी ना हो। देखिए, फिरका वारियत तो यकीनन इसका एक शाखसाना या इसका एक नतीजा होगा। अगरचे इस अलायंस के बनने से पहले से ही सऊदी अरब और ईरान के तवस्सुत जो सेक्टेरियन वॉर है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है। लेकिन हमें देखना होगा कि बहुत बड़ी खलीज पैदा हो रही है अरब और अजम के दरमियान, और ये आज की जंग नहीं है, ये सदियों पुरानी जंग है। उसमें अब पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वहाँ पर जाते हैं तो बाहर वो नॉन अरब सरबराह होंगे हुकूमत के किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए, और राहिल शरीफ वहाँ पर एक वाद नॉन अरब मेंबर होंगे सिपा सालार के तौर पर जब वो वहाँ पर जाएंगे। तो तुर्की भी होगा, लेकिन ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान जो है एक वाद मुल्क है जिसकी सरहद भी ईरान के साथ मिलती है, लेकिन वो सऊदी अरब की स्पॉन्सर का हिस्सा है जिसको अमेरिका भी अटैक कर रहा है। तो एक बहुत ही जिसको डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं, यानी बहुत मुश्किल से तवाज़ुन बरकरार रखने वाली पॉलिसी अपनानी होगी पाकिस्तान को। तो आने वाले दिनों में हम बेस्ट हो जाएंगे इस मामले से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तलत हुसैन साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। नादिम मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।